हेलो व्यूवर्स, मैं राजकुमार सोनी एक बार फिर से आप सबका अपने चैनल मिलिट्री एकेडमी में स्वागत करता हूं। व्यूवर्स, आज के इस वीडियो में हम 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम के बारे में बात करेंगे, जो कि नोटिफिकेशन अभी एक वीक पहले आया हुआ है। बहुत ही बढ़िया मौका है आपको सेना में अधिकारी बनने का। यदि आप 10+2 हैं, यस, केवल 10+2 है और पीसीएम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में आपके एग्रीगेट एवरेज औसत आपका 70% है। तो बहुत ही बढ़िया वीडियो होने वाला है। मैंने उस नोटिफिकेशन की सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स इस वीडियो में दी हैं। तो बहुत ही बढ़िया सेशन है। आइए शुरू करते हैं। मेरे बारे में, मैं कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, एकेडमिक इंग्लिश, ग्रुप डिस्कशन और फिजिकल फिटनेस का इंस्ट्रक्टर हूं। मेरी करियर हिस्ट्री 2004 टू 2019 नेवी, टीचिंग एक्सपीरियंस, सर्विस में भी इंस्ट्रक्शन दिए एंड रिटायरमेंट के बाद मेरी अपनी एकेडमी है, मिलिट्री एकेडमी, जो कि बलिया उत्तर प्रदेश में है। व्यूअर्स, व्हाई एम आई रिमार्केबल, व्हाई एम आई मेकिंग दिस वीडियो? बिकॉज आई एम एन एजुकेटर ऑफ अन अकेडमी ऑल्सो। और उसके अलावा मैंने सर्टिफिकेट अर्न किया है एडवांस्ड इंग्लिश लेवल C1 का, जो कि सेकेंड हाईएस्ट सर्टिफिकेट है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का। और दूसरा अपर इमीडिएट लेवल B2 सर्टिफिकेट मैंने ब्रिटिश काउंसिल से एक्वायर किया है, अर्न किया है, जो कि थर्ड हाईएस्ट लेवल है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का। Viewers, objective of this video: ज्वाइनिंग द कंट्री डिफेंस फोर्सेस इज अ मैटर ऑफ प्राइड। जी हाँ, देश की सेवा में, रक्षा सेवा में काम करने का एक अलग ही गर्व होता है। मैंने वो गर्व महसूस किया है। द इंडियन आर्मी ऑफर्स अ ग्रेट करियर फॉर दोज हु वांट टू सर्व द नेशन। और भारतीय सेना हम युवाओं को कई तरह के मौके देती है। The video shares information about the detailed information about the golden opportunity to become a commissioned officer without written or online exam। जी हाँ, इस वीडियो में हम उस सुनहले अवसर, गोल्डन अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे कि कैसे आप 10+2 के बाद बिना किसी रिटन एग्जाम के, ऑनलाइन एग्जाम के, केवल पीसीएम में यदि आपके 70% है एग्रीगेट औसत, तो आप डायरेक्ट ऑफिसर बन सकते हैं। इस वीडियो में व्यूवर्स, हम क्या क्या हमारे कंटेंट है उसके बारे में देख लेते हैं। क्या क्या इंफॉर्मेशन मैं शेयर करने वाला हूं। एक तरह से आप कहें तो जो नोटिफिकेशन है इनका 10+2 का टेक्निकल इंटर स्कीम का, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन मैं आपको, जो जो मेन चीजें हैं जो आपसे जुड़ी हुई हैं, उसको मैं आपको बताऊंगा। तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कहां से मैंने ये इंफॉर्मेशन लिया है, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या होना चाहिए, आपकी उम्र, क्वालिफिकेशन, मेडिकल और फिजिकल स्टैंडर्ड्स में वैकेंसीज कितनी हैं, किस टाइप का कमीशन मिलने वाला है, किस टाइप के ऑफिसर बनने वाले हैं, टेम्पररी है कि परमानेंट है, ओके, हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है, कुछ और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, सिलेक्शन प्रोसीजर एंड प्रोसीजर फॉर कॉमन कैंडिडेट्स, टेस्ट एंड एनडीए एंट्री। कि जो कॉमन कैंडिडेट्स हैं टेक्निकल एंट्री स्कीम के और एनडीए, जो कि 6 सितंबर को एग्जाम होने वाला है, यदि कोई दोनों में पार्टिसिपेट कर रहा है तो क्या कॉमन प्रोसीजर है, उसके बारे में भी। व्यूवर्स, मेरा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जब आप ज्वाइन इंडियन आर्मी .nic.in वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां होम पेज पे, यहाँ पे आपको टेस्ट 10+2, टेस्ट टेक्निकल एंट्री स्कीम 10+2 के ऊपर ये वैकेंसीज है। ये ध्यान रखेंगे कि ये वैकेंसी जो है 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम, ये केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए है, फीमेल के लिए नहीं है। और ये परमानेंट कमीशन के लिए, वो जो कि हम आगे डिटेल में आपसे बताएंगे। तो यहाँ पे जाके आप इसको क्लिक कर सकते हैं और क्लिक करके आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करके पूरी इंफॉर्मेशन खुद से पढ़ सकते हैं। तो मेन मेन चीजें हम बात करते हैं कि क्या एज ग्रुप है इसमें। यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है 16.5 years to 19.5। मतलब आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जुलाई 2001 टू 1 जुलाई 2004 के बीच में होना चाहिए। और ये दोनों डेट इंक्लूड है, मतलब ये भी डेट है और ये भी डेट है। आपका कोई डेट है, किसी का डेट ऑफ बर्थ, तो भी आप एलिजिबल हैं। व्यूवर्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? जैसा कि इस वैकेंसी का ही नाम है 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम, और एज ग्रुप भी आपने देखा कि 16.5 to 19.5 है। तो जो क्वालिफिकेशन है वो भी केवल 10+2 है।
और साथ में आपकी 70% मार्क्स होनी चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ में। मतलब जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है वो अप्लाई नहीं कर सकते, कॉमर्स या आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं तो भी अप्लाई नहीं कर सकते। और जिनकी एग्रीगेट मार्क्स पीसीएम में, एग्रीगेट कहने का मतलब यह है कि तीनों का एवरेज, यदि फिजिक्स में आपकी कम है, केमिस्ट्री में ज्यादा है, मैथमेटिक्स में ज्यादा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एवरेज जो है वो 70% या ऊपर होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, फिजिक्स में 70, केमिस्ट्री में 71 और मैथ्स में 69। तो यहाँ पे किसी को कंफ्यूजन भी हो सकता है कि मैथ्स में 69 है या कम है तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? जी हाँ, आप अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते कि इन तीनों का जो एवरेज है वो आपकी 70 या मोर देन 70 होनी चाहिए। मतलब गुड न्यूज ये है कि नो रिक्वायरमेंट ऑफ 70 और मोर मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। ऐसा नहीं है कि आपका तीनों सब्जेक्ट में अलग अलग 70 या 70 से ऊपर है, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, ये बात और है कि जो पुराने कैंडिडेट्स हैं मेरे, और हम लोग इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, उनका कहना है कि सर जिसका 70 होता है कई बार कॉल अप लेटर नहीं आता है। और इनफैक्ट इनका रूल्स में भी है जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जो कि हम आगे बताएंगे, कि आप 70% है या जो कट ऑफ मार्क है आप उस पे कॉल अप लेटर आ ही जाए ये कोई श्योर नहीं है, जो कि हम आगे बताएंगे आपको। लेकिन मेरी सलाह यह है कि आपकी 70 या 70 से एबव है तो प्लीज अप्लाई करें, क्योंकि जो शॉट आप कोशिश ही नहीं करेंगे वो 100% मिस कर जाएंगे। क्या पता, अभी कोरोना प्रॉब्लम चल रहा है, कई सारे कैंडिडेट्स के पास वो सुविधाएं हो सकती हैं, नहीं हो सकती हैं, और यू मे बी लकी इनफ कि आप कॉल अप लेटर आ जाए। और ये भी हो सकता है कि जिसने भी अप्लाई किया है सबको कॉल अप लेटर इशू कर दें एसएसबी के लिए। जेंटलमैन, एसएसबी अटेंड करना ही अपने आप में एक बहुत ही गर्व वाली बात है। यूपीएससी जो एसएसबी जो है बहुत गर्व वाली बात है, आपको बढ़िया मौका मिलता है उस इंटरव्यू को फेस करने का, और जो कैंडिडेट उसको फेस करते हैं उनको एक अलग ही एक्सपोजर मिलता है। तो प्लीज अप्लाई करें। दूसरा, मेडिकल एग्जामिनेशन एंड फिजिकल स्टैंडर्ड्स, इसके बारे में नोटिफिकेशन में मेंशन किया हुआ है कि विजिट www.indian army वेबसाइट। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा इंफॉर्मेशन, आपकी जो मेडिकल एग्जाम के बारे में पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, क्योंकि हर नोटिफिकेशन में सारी डिटेल जानना पॉसिबल नहीं होता। एनडीए के जो नोटिफिकेशन है उसमें तो उन्होंने दिया है, बट ये टेक्निकल एंट्री स्कीम वाले में उन्होंने पूरी चीजें मेंशन नहीं की हुई है, क्योंकि एनडीए का जो नोटिफिकेशन है वो यूपीएससी पब्लिश करता है। ओके, वो यूपीएससी कंडक्ट करता है इंडिया का एग्जाम, तो उसमें सारा फिजिकल मेडिकल रिक्वायरमेंट तीनों फोर्सेस का, दैट इज आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, मेंशन किया हुआ है सेपरेटली। यस, सेपरेटली। लेकिन ये चूंकि इंडियन आर्मी ने ये नोटिफिकेशन पब्लिश किया हुआ है तो उन्होंने मेंशन कर दिया है कि आपको मेडिकल एग्जाम और फिजिकल स्टैंडर्ड्स, लंबाई, कूद फान क्या करना है, फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या है, ये सारी चीजें जो है उनके वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगी। ऑफिसर्स एंट्री तो उसमें मेंशन किया हुआ है। Next, candidate applying for the entry should not have been debarred from appearing in any examination by UPSC। जी हाँ, ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि कोई कैंडिडेट जिनको यूपीएससी ने पहले से डिबार किया हुआ है, मना किया हुआ है कि भाई आप नहीं बैठेंगे कोई प्रॉब्लम की वजह से, तो वो उनको अप्लाई नहीं करना है यदि कोई कैंडिडेट है। साथ में कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन अरेस्टेड, कन्विक्टेड, जी हाँ, गिरफ्तारी नहीं चाहिए भाई किसी के ऊपर। ओके, और न ही उनको कानून द्वारा कोई पनिशमेंट, अपराधी घोषित भी नहीं होना चाहिए क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा। ओके, और न ही किसी तरह का कोई कोर्ट केस उनके ऊपर हो। तो कंक्लूजन ये है, ये जो क्लॉज है वो लगभग तीनों फोर्सेस में है, जवान के भर्तियों में भी, एयरमैन, सेलर्स की एंट्री में भी, एंड ये ऑफिसर्स रिक्रूटमेंट के लिए भी। ओके, सो आप ध्यान रखेंगे कि किसी तरह के किसी भी प्रॉब्लम में, झगड़े में, जहां पे इस तरह की चीजें हो सकती हैं, न फंसे तो बेहतर होगा। नेक्स्ट, वैकेंसी व्यूवर्स यहाँ पे 90 है, और साथ में उन्होंने ये भी मेंशन किया हुआ है कि इट कैन बी चेंज डिपेंडिंग ऑन द ट्रेनिंग कैपेसिटी। जी हाँ, ट्रेनिंग कैपेसिटी जो है उसके अनुसार घट सकती है या बढ़ सकती है। और साथ में जो ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट है, ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट मतलब यदि ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि नहीं ज्यादा व्यक्तियों को कराना है, ज्यादा कैंडिडेट्स को ट्रेन करना है, तो ज्यादा ले सकते हैं। लग रहा है कि नहीं कम का रिक्वायरमेंट है तो कम भी कर सकते हैं, इस पे किसी तरह का कोई पाबंदी नहीं है। विवस, टाइप ऑफ कमीशन, जी हाँ, किस तरह का कमीशन ऑफिसर बनने वाले हैं आप? तो इसमें मैं आपको बता दूं दो तरह के टाइप हैं इसमें, एक परमानेंट कमीशन और दूसरा एक होता है एसएससी। तो ये जो आपकी एंट्री है, ये जो आपकी भर्ती है,
वो परमानेंट कमीशन है, तो इसके बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है। जस्ट जानकारी के लिए, व्हाट इज परमानेंट कमीशन? तो परमानेंट कमीशन का मतलब क्या है कि आपकी जो इनिशियल जो बॉन्ड है आर्मी के साथ, वो 20 ईयर्स की होगी, और 20 ईयर्स करने के बाद आप जो पेंशन और बाकी जो सुविधाएं हैं उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, मतलब एक हैप्पी रिटायरमेंट लाइफ आप जिएंगे। एसएससी, यदि आपको नहीं मालूम है तो इसका फुल फॉर्म है शॉर्ट सर्विस कमीशन, जिसमें क्या होता है कि आप इनिशियल ये बीटेक एंट्री जो आती है यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम की, उसमें भी आते हैं, वैकेंसी है। तो पहला जो आपका बॉन्ड होता है आर्मी नेवी एयरफोर्स के साथ, वो 10 ईयर्स का होता है एसएससी को। उसके बाद यदि आप और सर्विस करना चाहते हैं और सर्विस की रिक्वायरमेंट है, तो आपको 4 ईयर्स और सिग्नेचर मिल सकता है, आप और सर्विस कर सकते हैं। और इसके बाद बाकी सर्विस रिक्वायरमेंट और आपकी मेडिकल फिटनेस के ऊपर है। यहाँ पे ये बात ये इंपॉर्टेंट है कि जो कैंडिडेट जो ऑफिसर 10 ईयर्स के बाद सर्विस से रिटायर हो जाते हैं, जी हाँ, यदि सर्विस रिक्वायरमेंट नहीं है और आपको बोला जाता है कि नहीं आप रिटायर होए, क्योंकि आपकी इनिशियल जो बॉन्ड ही है, आपने इनिशियल 10 ईयर्स के लिए 10 ईयर्स के लिए ही साइन किया हुआ है, तो आपको आगे सिग्नेचर नहीं मिलेगा, सर्विस करने को मौका नहीं मिलेगा। इसका मतलब आप 10 साल सर्विस करके रिटायर होंगे तो आपको पेंशन नहीं मिलेगा, ये यहाँ पे की फैक्टर है, और बाकी सुविधाएं आपको मिलेंगी। वैसे ही यदि किसी ने 14 ईयर्स सर्विस किया तो उनको क्या होगा कि पेंशन नहीं मिलेगा, लेकिन बाकी जो सुविधाएं हैं वो मिलेंगी। लेकिन यदि आप मिनिमम 15 ईयर्स या मोर देन 50 करते हैं, या 20 करते हैं, या आगे भी करते हैं, तो आपको पेंशन और बाकी सारी सुविधाएं मिलेंगी। तो ये जो वैकेंसी है वो परमानेंट कमीशन है, और आपको 20 ईयर्स के लिए ये बॉन्ड साइन करना होगा और आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी। ओके, ये जो बात है कि 15 ईयर्स मिनिमम सर्विस करना है आपको, यदि आप आर्म फोर्सेस से सारी सुविधाएं पेंशन एटसेट्रा लेना चाहते हैं, तो मिनिमम 15 ईयर्स सर्विस करना है। और ये जो बात है वो जवान और अधिकारी दोनों के लिए ये सेम रूल है, 15 ईयर्स। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये 20 ईयर्स का सिग्नेचर बॉन्ड पहले साइन होता है ऑफिसर्स के लिए परमानेंट कमीशन के लिए। ओके, तो क्या होगा, ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 4 ईयर्स ऑफ द कोर्स, cadets will be granted permanent commission in the army in the rank of lieutenant। तो होगा क्या कि आपकी जब 4 साल की ट्रेनिंग पहले पूरी हो जाएगी, तो उसके बाद आपको परमानेंट कमीशन दिया जाएगा। ओके, आप एक परमानेंट ऑफिसर बन जाएंगे उसमें, और आपका जो रैंक होगा 4 साल के बाद, ट्रेनिंग के बाद, लेफ्टिनेंट का। ओके, नेक्स्ट, ट्रेनिंग कितने साल की होगी? तो टोटल जो ट्रेनिंग होगी वो 5 साल की होगी, और जो बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं बेसिक ट्रेनिंग, वो आपकी 1 ईयर की होगी ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी गया में, जो कि बिहार में है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक बात है जो उन्होंने नोटिफिकेशन में मेंशन किया हुआ है कि कॉस्ट ऑफ जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग का जो खर्च है, ये इतने रुपए है पर वीक का, लगभग 9,000 रुपए पर वीक। इंपॉर्टेंट बात यह है कि विल बी कवर्ड, दिस चार्ज कैन बी कवर्ड और विल बी कवर्ड फ्रॉम कैंडिडेट्स विदड्रॉइंग फॉर पर्सनल रीजन। यदि आप ट्रेनिंग छोड़ के अपने किसी पर्सनल रीजन से आते हैं, वो पर्सनल रीजन आपकी घर की कोई प्रॉब्लम, या आपका ट्रेनिंग में नहीं अच्छा करना, आपका मन नहीं लगना, और कई सारी बातें हो सकती हैं। यदि आप उन सब चीज़ों की वजह से, अपने पर्सनल रीजन की वजह से ट्रेनिंग छोड़ के आते हैं, तो जितना दिन आपने ट्रेनिंग किया, जितने वीक किया, उस के हिसाब से आपसे पैसा वापस रिफंड मांगा जाएगा, रिकवर किया जाएगा। नेक्स्ट, हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है? तो सबसे बड़ी बात कि आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, तो आपको ये www.army की इस वेबसाइट पे जाना है और वहां पे ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। एक दो इंपॉर्टेंट डेट ये है कि ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 10 अगस्त से शुरू हो गया है, और 9 सितंबर दोपहर 12 बजे तक ये रहेगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, कैंडिडेट्स मस्ट इंटर दियर पर्टिकुलर्स इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। जैसे कि हर ऑनलाइन एप्लीकेशन में होता है कि आपका जो अपना पर्सनल पर्टिकुलर्स है वो चीजें भरनी पड़ेगी। देन रीड टर्म्स एंड कंडीशन लिंक्ड टू द फॉर्म प्रायर टू सबमिटिंग द फॉर्म। फॉर्म से जुड़े हुए जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको आप ध्यान से पढ़ें, तब जाके आप फॉर्म भरें और सबमिट करें। यू कैन मेक चेंजेस, यदि आप फॉर्म भर दिया और कुछ आपने गलत डेटा फीड कर दिया तो उसमें आप चेंज कर सकते हैं। कब तक चेंज कर सकते हैं? जब तक ये ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट ओवर नहीं हुई है। जी हाँ, लास्ट डेट जो अभी हमने देखा सितंबर वाला, उस दिन तक आप चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद यदि कोई डेटा में आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज नहीं किया जाएगा।
तो सबमिट आप कर देंगे, फॉर्म डेटा सब कुछ करेक्ट भरने के बाद उसके बाद क्या है, एक आपको कंफर्मेशन मैसेज आएगा वहीं पे फिलअप करने के बाद, रिसीव अ कंफर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग बॉक्स, एक डायलॉग बॉक्स होगा। ओके, और उस डायलॉग बॉक्स जैसे हम आप कोई भी फॉर्म भरते हैं तो एक कंफर्मेशन मैसेज आता है कि आपकी फॉर्म सबमिट हो गई है, तो वैसा एक मैसेज आपको वहीं पे दिखेगा। और क्या है, printout of the application with roll number will be available to the candidates 30 minutes after the closing of online application। तो होगा क्या कि जैसे ही आपने ऑनलाइन सबमिट कर दिया और आपकी जो क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जब हो जाएगी, ओके, जब वो डेट ओवर हो जाएगा उसके 30 मिनट बाद, उसके 30 मिनट बाद आपको प्रिंट आउट लेना है रोल नंबर के साथ। होता क्या है, फॉर्म भरा आपने, फॉर्म भरने के बाद आप आराम से यू कैन टेक रेस्ट, उसके बाद एक डेट आएगा जब ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा, वो डेट है आई थिंक 9 सितंबर, जो कि डेट देखा हमने। और उस 9 सितंबर के आधे घंटे बाद, मतलब जो भी लास्ट डेट है उसके आधे घंटे बाद आपके एप्लीकेशन पर रोल नंबर के साथ वो एप्लीकेशन दिखेगा और उस एप्लीकेशन का आपको प्रिंट आउट लेना है। ओके, नेक्स्ट आपको 2 कॉपी प्रिंट आउट लेना है। ओके, उस एप्लीकेशन का रोल नंबर के साथ, और जो वो सिस्टम जनरेट करेगा, मतलब वो ऑटोमेटिकली आपको इंडियन आर्मी के वेबसाइट से आपको मिल जाएगा, आप लॉगिन करेंगे तो उसमें जब 2 कॉपी आप प्रिंट करेंगे तो एक कॉपी जो है उसको आपको क्या करना है, सेल्फ अटेस्ट करके, सेल्फ अटेस्टेड का मतलब है सेल्फ मतलब खुद, अटेस्ट माने प्रमाणित, मतलब खुद ही साइन करके उसको वेरीफाई करके, बेसिकली सेल्फ अटेस्टेड। पहले क्या होता था, ऑफिसर लोग दूसरा किसी ऑफिसर से, आप गैजेटेड ऑफिसर से करा लेते थे, अभी क्या है सेल्फ अटेस्टेड भी कर सकते हैं, मतलब आपकी जो आपने जो जानकारी दी है वो एकदम 100% करेक्ट है आपके इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं है, गलती नहीं है, कोई झूठ नहीं है। तो सेल्फ अटेस्टेड करके उसको आपकी जब एसएसबी इंटरव्यू होगी उसमें आप लेके जाएंगे। देख लीजिए, 1 कॉपी ऑफ द प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड बाय द कैंडिडेट विल बी कैरीड टू द सिलेक्शन सेंटर फॉर द एसएसबी इंटरव्यू। एक कॉपी आप लेके जाएंगे, दूसरी कॉपी को कुछ करना नहीं है, आप बस उसको अपने पास रखें रेफरेंस के लिए। जी हाँ, आपके पास रहे कि ये कॉपी मेरे पास भी है, इसको कहीं भी आपको भेजने की जरूरत नहीं है इस हार्ड कॉपी को। ओके, नेक्स्ट, फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स विल आल्सो बी कैरीड अलोंग विद एप्लीकेशन फॉर्म। अभी आपने रोल नंबर के एप्लीकेशन के साथ, रोल नंबर वाला जो एप्लीकेशन फॉर्म है जो सिस्टम जनरेट किया, उसका आपने 2 कॉपी प्रिंट आउट कर लिया, एक कॉपी अपने पास रख लिया, उसको सेल्फ अटेस्टेड करके मतलब साइन करके और उसको लेके जाना है। और उस एक कॉपी के साथ आप क्या करेंगे, अपनी क्लास 10th की सर्टिफिकेट और मार्कशीट लेके जाएंगे ओरिजिनल। जी हाँ, जिसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन हुआ होगा, नॉर्मली 10th सर्टिफिकेट में क्या होता है, डेट ऑफ बर्थ मेंशन हुआ रहता है। क्लास 12th के सर्टिफिकेट लेके जाएंगे आप, और मार्कशीट लेके जाएंगे वो भी ओरिजिनल। आईडी प्रूफ आप ओरिजिनल लेके जाएंगे, जो कि कुछ भी हो सकता है, आपकी ओरिजिनल आईडी प्रूफ, आधार, पैन कार्ड एटसेट्रा। नेक्स्ट, 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ द सर्टिफिकेट। जितने सर्टिफिकेट मैंने आपको बताया उधर, उस सबके क्या है, 2 कॉपी चाहिए। जैसे आपने 10th की मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, 12th की मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, और आपकी जो आईडी प्रूफ है उसके 2 कॉपी आपको लेके जाना है। ओरिजिनल क्या होगा, वहां पे आपको देखने के बाद रिटर्न कर दिया जाएगा। ओरिजिनल्स विल बी रिटर्न आफ्टर वेरिफिकेशन एट द एसएसबी इटसेल्फ। वहां पे बोर्ड में इंटरव्यू में आपको, जब आप सेंटर पे जाएंगे तो ओरिजिनल को वेरीफाई करके आपको वापस कर दिया जाएगा। उसके बाद 20 कॉपीज ऑफ सेल्फ अटेस्टेड पीपी साइज फोटोग्राफ विल आल्सो बी कैरीड अलोंग विद द एप्लीकेशन फॉर्म। जो ये सारी डॉक्यूमेंट जो आप लेके जा रहे हैं उसके साथ साथ 20 कॉपी सेल्फ अटेस्टेड। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब क्या है, यदि ये फोटो है आपका तो फोटो के पीछे आपको खुद ही साइन करना है, उसको बोलते हैं सेल्फ अटेस्टेड। तो 20 कॉपी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जाना है। नेक्स्ट, कैंडिडेट्स मस्ट सबमिट ओनली 1 एप्लीकेशन। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग सोचते हैं कि 2 अलग अलग आईडी से या कुछ और तरीके से वो फॉर्म भर दें, 2 एप्लीकेशन भर दें। तो जैसा कि ऑफलाइन एप्लीकेशन में भी अलाउ नहीं था, और किसी भी एग्जाम के लिए आप एक से अधिक एप्लीकेशन डालते हैं तो आपका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल हो जाता है। जी हाँ, आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, आपको कॉल अप लेटर ही नहीं इशू किया जाएगा, ये गलत है। सेम यहाँ पर भी वही बात है कि आपको एक से ज्यादा एप्लीकेशन नहीं सबमिट करना है। नेक्स्ट, एम्प्लॉयड कैंडिडेट। यदि कोई कैंडिडेट ऑलरेडी कहीं सर्विस या जॉब कर रहे हैं पहले, तो यहाँ पे क्या है कि उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बताना है,
ये उनके लिए भी है, जैसे सपोज आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में कोई कैंडिडेट हैं जो ऑलरेडी सर्विस कर रहे हैं और उनको अप्लाई करना है, या और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हैं उनको अप्लाई करना है, तो उनको क्या है कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इन्फॉर्म करना है, और साथ में आर्मी को एक अंडरटेकिंग देना है। अंडरटेकिंग मतलब रिटन में एक कंसेंट, एक लेटर देना है कि उन्होंने अपने एम्प्लॉयर को, अपने जो जिन्होंने जिसके भी एम्प्लॉयर हैं वो मे बी बैंक के या आर्मी के या नेवी के, एयरफोर्स के, ओके, उसको उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया है, और वो कमीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आर्मी मतलब सेना में वो अफसर बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं और इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। ये सारी चीजें उनको बताना है, और ये बताने के बाद उनको आर्मी का जो वो इंटरव्यू है उसमें उन्होंने उनको मेंशन करना है, एक लेटर देना है कि उन्होंने अपने एम्प्लॉयर को बता दिया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये है कि इंडिकेट एग्जैक्ट पीसीएम परसेंटेज ऑफ क्लास 12 अप टू 2 डेसिमल। जी हाँ, बहुत कंपटीशन है, आपको 2 डेसिमल तक जो है एग्जैक्ट परसेंटेज दिखना है, न कि राउंड ऑफ करके। फॉर एग्जांपल यदि आपकी परसेंटेज 84.57% है तो आपको यही लिखना है एग्रीगेट तीनों का पीसीएम का, न कि आप पूरा इसको राउंड ऑफ करके 85 कर दें। यदि किसी भी स्टेज पे उनको मिलता है ऐसा कि कहीं डिस्क्रिपेंसी है, कमी है, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, कैन फिक्स कट ऑफ परसेंटेज ऑफ पीसीएम मार्क्स विदाउट असाइनिंग एनी रीजन एंड इंटीमेशन। यदि आपको कॉल अप लेटर नहीं आता है तो कहीं से ये भी मीनिंग हो सकता है कि उन्होंने एक मिनिमम पीसीएम का जो मार्क्स है उसको उन्होंने डिसाइड कर लिया है, दैट मे बी जस्ट आई एम टेलिंग यू 71%, 72% या 75% या 80%, और उसके ऊपर ही उन लोग कॉल अप लेटर इशू कर सकते हैं। तो आपको बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये खुद ही बोल रहे हैं कि हम कट ऑफ मार्क परसेंटेज खुद ही डिसाइड करेंगे, और बिना किसी कोई कारण दिए और बिना आपको बताए भी, मतलब आपको कॉल अप लेटर नहीं भी आ सकता है बिना किसी इंफॉर्मेशन के, बिना किसी इंटीमेशन के। आपको बताया नहीं जाएगा कि हाँ जी इतना परसेंटेज हमने कट ऑफ डिसाइड किया है इसलिए आपको कॉल अप लेटर नहीं भेज रहे हैं, इस तरह का कोई ईमेल या मैसेज आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि मिनिमम परसेंटेज वो 70 तो वो बोल रहे हैं, लेकिन जरूरत पड़ा तो वो मोर देन 70 भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। दूसरा, एसएसबी इंटरव्यू फ्रॉम अक्टूबर 2020। जी हाँ, एसएसबी जो अभी अगस्त महीना चल रहा है, अक्टूबर से एसएसबी शुरू हो जाएगी, तो कॉल अप लेटर जो है वो कैंडिडेट्स की रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आ जाएगा, और साथ में एसएमएस कर देंगे वो मोबाइल पे। तीसरा, नो कंपनसेशन फॉर इंजरी सस्टेन्ड एट एनी स्टेज ऑफ सिलेक्शन। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने मेंशन किया हुआ है। आप यदि किसी भी स्टेज पे, सिलेक्शन के स्टेज पे, वो एसएसबी में या और कहीं भी सिलेक्शन से जुड़े हुए जो चीजें हैं उससे आपको कहीं इंजरी होती है तो आपको किसी तरह की कोई कंपनसेशन, कोई चीज माने आपको हर्जाना नहीं दिया जाएगा, ये ध्यान रखें। एसएसबी सेंटर जो व्यूवर्स हैं वो 4 हैं, इलाहाबाद यूपी में, भोपाल मध्य प्रदेश में, बेंगलुरु कर्नाटका एंड कपूरथला पंजाब। यहाँ से आपको कोई भी एक सेंटर अलॉट कर दिया जाएगा। सेंटर जो चेंज का, नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ एसएसबी इंटरव्यू डेट एंड सेंटर विल बी इंटरटेन। सेंटर चेंज करने के बारे में या डेट चेंज करने के बारे में किसी भी रिक्वेस्ट को इंटरटेन नहीं किया जाएगा। ओके, एसएसबी क्वालिफाइड यदि होंगे तो क्या होगा, एसएसबी क्वालिफाइड आप हो गए वहां पे तो आपको मेडिकल एग्जामिनेशन में, मेडिकल एग्जाम में बैठना है, देना है मेडिकल एग्जाम। देन क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विल गेट ज्वाइनिंग लेटर। तो जो लोग मेडिकल में भी क्वालिफाई हो गए उनको फिर ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। ये बात का प्रोसीजर है क्योंकि इसके पहले मेरिट भी है। व्यूवर्स, अभी टेक्निकल एंट्री स्कीम और एनडीए के एग्जाम दोनों साथ में होने वाले हैं, तो ये इंफॉर्मेशन जो है ये उनके लिए है कि मेडिकल एग्जाम कैसे होगा जो कॉमन कैंडिडेट्स हैं टेक्निकल एंट्री स्कीम और एनडीए 1 और 2 के लिए, जो कि 6 सितंबर को होने वाला है। तो यहाँ पे उन्होंने एक स्पेशल पॉइंट मेंशन किया हुआ है कि यदि टेक्निकल आर्मी टीएस टेस्ट आर्मी के लिए आप अप्लाई किए हैं, जो कि ये वैकेंसी है, और एनडीए में आपकी केवल एनडीए आर्मी चॉइस है, तो आप एक बार यदि मेडिकल देते हैं इसका या इसका तो एक ही मेडिकल होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा। ओके फाइन। लेकिन यदि आप टेस्ट आर्मी मेडिकल देते हैं और पास हो जाते हैं, ओके, तो उसके बावजूद आपको एनडीए नेवी और आईएएफ का मेडिकल देना होगा यदि आप नेवी या एयरफोर्स में जाना चाहते हैं। इसके पीछे लॉजिक ये है सिंपल सी कि आर्मी टेस्ट आर्मी आर्मी की पार्ट है, एनडीए आर्मी आर्मी की पार्ट है, तो आपको एक मेडिकल देना है। लेकिन यदि आप नेवी और एयरफोर्स जाना चाहते हैं और आर्मी में आपकी मेडिकल हुई तो भी वो मेडिकल आपकी दोबारा हो जाएगी, लेंगे वो लोग नेवी या एयरफोर्स के लिए। ओके,
नेक्स्ट, जो एसएसबी के जो मार्क्स हैं आपकी, वही मेरिट लिस्ट डिसाइड करेंगे, ना कि कोई और चीज। फिर से देख लीजिए, ओनली बेस्ड ऑन एसएसबी मार्क्स। जो आपकी मेरिट होगी, आपका फाइनल जो सिलेक्शन है मेरिट का, वो आपकी एसएसबी मार्क्स से होगा, न कि आपकी हायर क्वालिफिकेशन से, न कि आपकी प्रीवियस परफॉर्मेंसेस से, न कि आपके एनसीसी बैकग्राउंड से। इन सब का कोई रोल नहीं है आपकी मेरिट को डिसाइड करने में। सो व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है कि टेक्निकल एंट्री स्कीम नोटिफिकेशन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है और अभी भी मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कुछ भी मिस न करें। और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करके मुझे आप और एनर्जी दीजिए ताकि और भी बेहतरीन वीडियोज में बना सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बेस्ट विशेज, गेट सिलेक्टेड। जय हिंद।